Good morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my online classes. बच्चों, पिछली कक्षा में साइंस में हमने सिखाया था आप लोगों को कि कोशिका की परिभाषा क्या है और कोशिका में जो शब्द यूज हुए हैं उसका क्या कारण है, वो शब्द का मीनिंग क्या है, उसके क्या निहितार्थ हैं। और दूसरा मोटे तौर पर कोशिका के कितने पार्ट्स हैं और उसका हमने तुलना की थी एक लीची जो खाने वाला फल होता है उससे, कि उसमें बाहर का छिलका खुरदरा, उसके अंदर एक पतली झिल्ली, उसके अंदर गूदा और उसके अंदर एक हार्ड सा कठोर घना बीज, उससे हमने तुलना की थी। आज बच्चों जानेंगे कुछ और पॉइंट्स हम, जैसे कि किसी भी जीव में कितनी संख्या में कोशिकाएं हो सकती हैं। ये तो हम लोग जान गए कि जनरली कोशिकाओं को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी छोटी होती हैं। अब सवाल है कि मान लो एक इंसान है, जैसे तुम और हम, हमारे शरीर में सोचो कितनी कोशिकाएं होती होंगी जिससे हमारा ये शरीर बना है। हालांकि सभी जीवों का संरचना मतलब सभी जीवों का निर्माण सिर्फ एक ही कोशिका से हुआ है। वो चाहे एक बड़ा सा हाथी हो, वो चाहे बड़ा बरगद सा पेड़ हो, या फिर हम और तुम हो, या फिर एक छोटी चींटी हो, सभी का जन्म सिर्फ एक कोशिका से हुआ है। तो हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हो सकती हैं, कितनी होंगी? तो वो करोड़ों नहीं, अरबों खरबों। तो इसके बारे में अरबों खरबों, इसका मतलब सोचो ऐसे कि जब 100,000 होता है तो 1,00,000 बनता है, ठीक है। उसी तरह जब 100 लाख होता है तो फिर 1 करोड़ बनता है, और जब 100 करोड़ होगा तो 1 अरब बनेगा, और जब 100 अरब होगा तो 1 खरब होगा। सोचो इतनी बड़ी संख्या में हमारे शरीर में कोशिकाओं का भंडार है। अब सवाल है कि जीव किस तरह के होते होंगे कोशिका के आधार पर। ये तो एक इस तरह का सवाल है जैसे मैं बोलूं आदमी कितने तरह के, तो तुम नहीं बता सकोगे क्योंकि अनगिनत तरह के आदमी होते हैं। हाँ, उसका आधार मुझे बोलना पड़ेगा कि रंग के आधार पर कितने, मोटाई के आधार पर कितने, लंबाई के आधार पर कितने, आंख की विकलांगता के आधार पर कितने, पैर की विकलांगता के आधार पर कितने। यदि हम आधार को सुनिश्चित कर दें तो फिर बता सकते हैं कि वो कितने प्रकार के, कितने तरह के होते हैं। उसी तरह हम कोशिकाओं की संख्या के आधार पर यदि हम बोलेंगे कि जीव कितने तरह के, तो हम उसे 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक वैसे जीव जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, मसलन मनुष्य, हाथी, घोड़ा, गाय, बिल्ली, गधा, जितने बड़े बड़े जानवर के नाम, पक्षियों के, पशु के नाम ले सकते हो। वो पेड़ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पेड़ भी सजीव ही है। तो ये सब में ढेर सारी संख्या में है। तो इस तरह के जीव को बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर जीव। मल्टी मीन्स ढेर सारा, सेल्यूलर मीन्स कोशिका वाला, मतलब बहु कोशिकीय जीव जिनके शरीर में ढेर सारी संख्या में कोशिकाएं होती हैं। और कुछ जीव होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है। याद करो, पिछली कक्षा में हमने सीखा था एक कोशिका होती है उसका नाम है अमीबा, एक कोशिका होती है उसका नाम है पैरामीशियम। तो अमीबा एक ऐसी कोशिका है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका का जीव होता है, ठीक है। मतलब उस एक कोशिका वाला जीव है, इसके बाद भी उसमें सजीव के सारे गुण हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से वह एक कोशिका वाला जीव इस जहां में, इस संसार में रहता है। तो एक कोशिका वाला जीव है इसलिए उसको बोलेंगे यूनिसेल्यूलर। यूनि मीन्स एक और सेल्यूलर मीन्स कोशिका। तो एक कोशिकीय जीव
का एग्जाम्पल कोई पूछे तो हो जाएगा आपका अमीबा, पैरामीशियम, और कोई पूछे मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव तो उसमें मनुष्य और जितने बड़े बड़े जानवर पेड़ पौधे हैं उसका नाम ले सकते हो। अगला है बच्चों कि कितने बड़े साइज की वो कोशिका होती होगी। कोशिका का साइज आखिर सबसे छोटा से छोटा कितना हो सकता है और बड़ा से बड़ा कितना हो सकता है। तो छोटा बच्चों, छोटा 0.1 माइक्रोमीटर होता है। कोई भी एक जीवाणु, माने कोशिका कई तरह की होती है, सूक्ष्म जीव जिसको बोलते हैं, तो उसमें से एक है जीवाणु। तो जीवाणु सबसे छोटा पाया जाता है वो 0.1 माइक्रोमीटर। अब मन में आ रहा होगा कि ये माइक्रोमीटर क्या है। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मीटर। नहीं समझ में आया? चलो बता रहा हूं। 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर हिस्सा ले लो। 1 मीटर मीन्स 3 फीट 3 इंच लगभग, उसके बराबर। उसका आधा नहीं, 10वां हिस्सा नहीं, 100वां नहीं, 1000वां नहीं, लाखवां नहीं, 1 मीटर का 1 करोड़ बराबर हिस्सा कर दो तो एक हिस्सा जो बचा, मतलब 1 मीटर का 1 करोड़ हिस्सा कर दो, उसमें से जो एक छोटा सा पार्ट हुआ वो है 1 माइक्रोमीटर के बराबर। सोचो कितना छोटा है। इतनी छोटी है वो कोशिका, क्या हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं? नहीं। तो फिर किससे देखते हैं? तो वो होता है सूक्ष्मदर्शी, दैट इज माइक्रोस्कोप। पिछली कक्षा में हमने बताया था, वो एक मशीन होती है। और कितना बड़ा हो सकता है कोशिका, सिंगल कोशिका एक बड़ा सा? सबसे छोटा तो जान गया कि 1 मीटर का 1 करोड़वां हिस्सा मतलब 0.1 माइक्रोमीटर, या बोले तो 10⁻⁻7 मीटर के बराबर होता है। और बड़ा कितना हो सकता है? बड़ा हो सकता है 170 मिलीमीटर गुना 130 मिलीमीटर। इस दोनों को मिला करके गुणा कर दें तो एक क्षेत्रफल बनेगा, ठीक है। उस क्षेत्रफल का जो भी साइज होगा वो शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है, बड़ा भारी होता है, वो उड़ने में सक्षम नहीं होता है, तो उसका एक अंडा इतना बड़ा होता है, हाथ में इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। 1-1.5 किलो का इतना बड़ा अंडा होता है, वो सिर्फ एक ही कोशिका है। तो ये कोशिका को हम लोग अपनी खुली आंख से देख सकते हैं, इसके लिए माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो फिर जैसे मैंने पूछा था कि आदमी कितने प्रकार के होते हैं, तो देना इसका जवाब मुश्किल है। तो मैंने कहा कोशिका कितने तरह के, तो फिर हमको गुण को आधार रखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि किस गुण के आधार पर हम पूछने जा रहे हैं कि कोशिका कितने तरह के। तो कोशिका, यदि हम इस तरह बात करें कि जिसके अंदर सेल वॉल हो, मतलब कोशिका भित्ति हो, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट हो, मतलब हरित लवक हो, यदि इस आधार पर हम बांटें तो 2 तरह के हो सकते हैं, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। ये पादप मीन्स, पाद मीन्स पैर और प मीन्स पनपना, मैंने जिस पैर के पास मतलब जमीन में जो पनपता है वो कौन है? वो है पेड़ पौधे। उसी को विज्ञान में, साइंस में बोला जाता है, प्लांट को ही पादप, पौधे, ठीक है। तो पौधे की कोशिका और जंतु मतलब जानवर, जानवर मीन्स बड़े बड़े ही जानवर नहीं, छोटे भी होते हैं। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका, यदि हम लोग क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल के आधार पर बांटना चाहें तो एक हो गया जंतु कोशिका, एक हो गया पादप कोशिका। यदि हम बोले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब तेरे दिमाग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स केंद्रक झिल्ली, ये क्या होती है? लीची के आधार पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बाहर खुरदरा, अंदर एक पतली सी झिल्ली, उसके बाद गूदा, उसके अंदर बीज, वो केंद्र का काम करता है। बीज में भी एक छिलका होता है बच्चों, बीज में भी एक छिलका होता है। समझ लो वही बीज का छिलका
समझ लो, फर्ज करो कि वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब केंद्रक झिल्ली, जो किसी भी कोशिका, जैसे कि अमीबा है, उस कोशिका के अंदर बीच में सबसे मध्य में जो घना वाला हिस्सा है वो केंद्रक है, और उस केंद्रक के बाहर में जो कि कोशिका द्रव है, साइटोप्लाज्म, और केंद्रक, इस दोनों को अलग करती है एक और पतली झिल्ली, उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दोनों को डिवाइड कर देता है। तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब केंद्रक झिल्ली है, जैसे मान लो ये है, इसके अंदर ये पतली झिल्ली है बाहर में, ठीक है, और एक है जिसमें वो केंद्रक झिल्ली है ही नहीं, मतलब उसमें केंद्रक है ही नहीं। बोल सकते हैं कि केंद्रक रहित और केंद्रक वाला। इंग्लिश में बोले तो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यू मीन्स है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, जैसे कि अमीबा में, ठीक है, अमीबा में, और जिसमें केंद्रक नहीं है वो हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक, ठीक है, मतलब केंद्रक वाला और बिना केंद्रक वाला। तो किस आधार पर केंद्रक होता है? जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है। यदि हम लोग शेप, आकृति की बात करें, तो आकृति के आधार पर भी हम लोग कई तरह के बांट सकते हैं। जैसे अमीबा को कोई फिक्स शेप, आकृति नहीं है, वो अपनी आकृति, अपना आकार वो चेंज करता रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है इरेगुलर, मतलब अनियमित आकार का, अनियमित आकृति इसकी होती है। इसका रूप, इसकी आकृति, इसका साइज, इसका आकार जो है वो बदलता रहता है, अनियमित आकार। कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो गोल जैसी होती हैं, जैसे कि हमारी ब्लड सेल्स, मतलब रक्त कोशिकाएं, ये हमारी गोल गोल टाइप होती है, तो ये गोलाकार हो सकते हैं। हमारा जो मांसपेशी है, मांसपेशी का क्या होता है? दोनों साइड में लंबा लंबा और बीच में गोल जैसा, इस तरह का हिस्सा है। इस तरह का हिस्सा जो है इसको हम लोग बोलते हैं तर्कु रूप, तर्कु रूप। इस तरह की जो आकृति होती है इसको तर्कु रूप बोलते हैं, और ये मांसपेशी वाले कोशिका है इस तरह की। और कुछ कोशिकाएं होती हैं ब्रांच्ड, मतलब शाखान्वित। एक कोशिका है, उस पर दूसरा ऐसे फैला हुआ, फिर उधर तीसरा चौथा ऐसे फैला हुआ, इस तरह की होती है। यहाँ से, फिर यहाँ से उसकी दूसरी कोशिका, यहाँ से फिर तीसरी कोशिका, चौथी कोशिका, इस तरह की निकलती है। ये है हमारा न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मीन्स तंत्रिका तंत्र, या फिर बोल सकते हैं नर्व सेल। नर्व सेल मतलब तंत्रिका कोशिका, यस, नर्व सेल मीन्स तंत्रिका कोशिका। और एक शब्द में बोलें तो न्यूरॉन्स। हमारे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में फैले हुए हैं हमारे न्यूरॉन्स। सवाल है कि कौन सी कोशिका सबसे लंबी होगी? हाथी की कोशिकाएं क्या बड़ी बड़ी होती होंगी और चूहे की कोशिका क्या छोटी छोटी होती होंगी? ऐसा नहीं है। मन में एक सवाल आएगा कि हाथी की कोशिकाएं बड़ी बड़ी होती होंगी और चूहे की कोशिकाएं छोटी छोटी होती होंगी। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, चूहे की कोशिकाएं हाथी की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। सवाल है कि आखिर कोशिका का कार्य कैसा है? कोशिका का कार्य कैसा है? ओके, जिस तरह यदि कोशिका ऐसी है जो सूचनाओं को शरीर, ब्रेन से लाती हैं और पूरे शरीर से फिर वापस सूचनाएं ले जाती हैं, ये पूरे शरीर में जाल फैला हुआ है, तो ये सबसे लंबी होगी और बड़ी होगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि उसका काम कैसा है, इसलिए चूहे की कोशिकाएं उससे बड़ी होती हैं, है ना। तो मतलब है कि उसका काम कैसा है, उस आधार पर डिपेंड करता है। आगे है बच्चों, हम लोग जाने कि सबसे छोटी कोशिका अभी तक जो ज्ञात है वो कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। माइटोप्लाज्मा नहीं, माइकोप्लाज्मा। ये क्या चीज है माइकोप्लाज्मा? माइकोप्लाज्म है, ये फंगस का एक प्रकार है। फंगस मतलब कवक। आप लोगों ने रोटियां देखी होंगी, फफूंदी देखी होगी, आपने फुफड़ी देखा होगा, है ना। तो वो जो फफूंदी है, रोटी जब सड़ जाती है तो उसमें फफूंदी लग जाती है। पाव रोटी सड़ जाती है उसमें फफूंदी लग जाती है, या कुछ चावल वगैरह भी सड़ जाए तो फफूंदी लग जाती है, वो रुई टाइप का उसमें होता है। तो उसी की जाति का, उसी का है
माइकोप्लाज्म, उसकी कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं, ये नोट कर लोगे बच्चों। और तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया, वो शुतुरमुर्ग का अंडा मतलब ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग वो सबसे लार्जेस्ट सेल है, और स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्म, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग, और लॉन्गेस्ट सबसे लंबी अभी हमने चर्चा किया, ये न्यूरॉन्स मतलब नर्व सेल। बच्चों यहाँ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो अमीबा है, अमीबा के चारों साइड में कुछ अंगुली जैसी संरचनाएं होती हैं। ये अंगुली जैसी संरचनाएं हमेशा के लिए मौजूद नहीं रहती हैं, वो कुछ देर के लिए निकलती हैं फिर वापस बंद हो जाती हैं। तो इसलिए ये पैर जैसी जो संरचना है, अंगुली जैसी संरचना है, ये स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग झूठा पैर, या फिर इंग्लिश में बोले तो फॉल्स फीट, या फिर स्यूडोपोडियम। स्यूडोपोडियम तो ये झूठा पैर जो बाहर उसका आता है, शरीर से बाहर आता है, वो काम क्या करता है, वो उसको भोजन को शरीर के अंदर लेने के लिए मदद करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग अंतर्ग्रहण, और उस अमीबा को चलने में मदद करता है, मतलब चालन जो वो करेगा उसमें उसको हेल्प मिलता है, इसलिए फॉल्स फीट की उसको जरूरत पड़ती है, या फिर स्यूडोपोडियम की जरूरत पड़ती है। यही बच्चों मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी हमने लीची में बीज का जिक्र किया और उसका मिलान किया हमने कोशिका कि में वो बीज होता है, उसी तरह का घना आकार गाढ़ा वो केंद्रक कहलाता है। आखिर पहली बार इस केंद्रक को खोजा किसने? ये तो पहले से मौजूद था लेकिन जानते नहीं थे लोग। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उसी ने सूक्ष्मदर्शी की मदद से पहली बार इसको खोजा, इसको देखा कि कोशिका के बीच में भी एक लगभग गोल टाइप का घनाकार एक गाढ़ा पदार्थ है, जिसको उसने नाम दिया केंद्रक, मीन्स न्यूक्लियस। बच्चों आज इतना ही जानेंगे, इसको तुम लोग कंठस्थ करोगे। अगली कक्षा में हम लोग जानेंगे कोशिका की संरचना और उस कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके काम क्या है, किस चीज से वो बने हैं, और टिश्यू मतलब ऊतक। ये 2-3 बिंदु अगली कक्षा में रहेंगे। तुम लोगों को मैं छोटा छोटा पार्ट करके सिखा रहा हूँ ताकि वो दिमाग से निकल नहीं जाए, बल्कि वो परमानेंट दिमाग में बैठा रहे। तो बच्चों आज इतना ही। मैं अगले दिन इससे संबंधित कुछ प्रश्न करूंगा। यदि यहाँ कुछ तुम लोगों को कुछ डाउट हो तो तुम लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियोस जो मैं भेजता हूँ बनाता हूँ व्हाट्सएप में, वो जरूर देखना, समझने की कोशिश करना। तो थैंक यू बच्चों।